नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बना ली। कांग्रेस ने केरल में सरकार बना ली। 10 साल बाद उनकी सरकार बनने का मौका मिला है। असम में उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा और तमिलनाडु में उन्होंने विजय के साथ हाथ मिला लिया है, जो हाथ पहले मिलाना था। कांग्रेस में क्या चल रहा है, विपक्ष की राजनीति का क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र आदेश रावल के साथ। जो आदेश रावल साहब पॉलिटिक्स के एडिटर भी हैं, कांग्रेस को और विपक्ष की राजनीति को बहुत बारीकी से, करीबी से जानते हैं। कांग्रेस की तो एक-एक जो ईंट है, आदेश जी को बारीकी से पता है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक अब यू सर। तो चुनाव हो गए हैं, सब लोग सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बता दिया कि कहाँ पर वो सरकार बना रहे हैं, हेमंता जी कहाँ बनेंगे और शुभेंदु जी बनेंगे या नहीं बनेंगे। पश्चिम बंगाल में 9 तारीख को शपथ होगी। कांग्रेस का क्या हो रहा है? केरल में क्या हो रहा है? केरल में पहली बार सरकार बन रही है 10 साल बाद, पिछली बार नहीं बन पाई थी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री केरल में? देखिए विजय जी, क्योंकि कल से बैठकों का दौर शुरू हुआ है। परसों नतीजे आए थे और कल शाम को 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पहली बार उन्होंने बैठ के चर्चा करी। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि 1 बजे के आसपास दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैसेज गए लोगों को, कहा कि आप सब लोग एयरपोर्ट पहुँचिए। वेणुगोपाल जी केरल का किला फतेह करके लौट रहे हैं और आप सबको उनका भव्य स्वागत करना है। तो मैं किसी को बोल रहा था, मैं कहा भाई ये जो 4 राज्य हार रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? अगर एक राज्य की जीत की स्वागत वेणुगोपाल साहब करना की तरफ से। है, वेणुगोपाल साहब के करना है, तो वो भी तो उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी, बाकी 4 भी। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, उससे पहले मुझे पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ इस चुनाव में, ख़ासतौर पर केरल के चुनाव में, कि कांग्रेस पार्टी को पिछले 7 साल में पहली बार संगठन महासचिव मिल गया है। क्योंकि वो एक-एक व्यक्ति के घर जाके बागियों को बिठा रहे थे, मना रहे थे रूठे हुए लोगों को। तो मैंने कहा कि अगर ये काम हरियाणा में कर लिया होता तो वहाँ सरकार होती। अगर ये काम आप पंजाब में कर लो तो वहाँ सरकार बन जाएगी। ये काम आप उत्तराखंड में कर लो, क्योंकि आपका स्टेक हाई था और आपको चीफ मिनिस्टर बनना था, तो आप 7 साल में पहली बार जीएसओ बन गए। अरे ये यही यही काम होता है किसी जीएसओ का, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनरल का, सेक्रेटरी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन। रूठे हुए लोगों को मनाना है, समझाना है, कुछ भी करके आपको मैनेजमेंट करना है। लेकिन खैर कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट केरल में हुआ। वेणुगोपाल जी ने संगठन महासचिव के रूप में 7 साल में पहली बार काम किया। अब आते हैं कि आपके सवाल, देखिए पहले इन्होंने समेटा तमिलनाडु को। कल की बैठक में ये तय हुआ। दरअसल तमिलनाडु की मैं चर्चा करूँ उससे पहले आपको ना इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड है क्या? ये हुआ जी, क्या? तमिलनाडु पे बहुत चु चर्चा हो रही है कांग्रेस को लेकर। चुनाव से पहले की बात है। एक बैठक बुलाई गई 10 जनपद पे, जिसमें खड़गे साहब की कोशिश हुई कि नहीं, इस बैठक में सोनिया गांधी भी बैठे। क्योंकि वो उस बैठक की बारीकियाँ समझ रहे थे और वो जानते थे कि इसमें क्या होने वाला है और राहुल गांधी क्या फैसला करेंगे। तो उन्होंने जानबूझ के वो बैठक सोनिया गांधी की मौजूदगी में बुलाई। 10 जनवरी में बैठक हुई, वेणुगोपाल थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब। तो 28 सीटों का ऑफर दिया तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस जी, पार्टी को, जो कभी 40 प्लस सीट दिया करती थी। तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि नहीं, इस बार हमें सीटें ज़्यादा चाहिए, हमें मंत्रालय में हिस्सा चाहिए, हमें बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में हिस्सा चाहिए, ऐसे हम अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन बाय चांस जो तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो एक दलित नेता हैं और वो काफ़ी नज़दीकी हैं खड़गे साहब के, और वो उतने ही नज़दीकी हैं स्टालिन साहब के भी। तो इसको मैं ऐसे कहूँगा कि ये सेटिंग डॉट कॉम का अलायंस हुआ। खड़गे साहब ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि सोनिया गांधी उनकी बात नहीं मोड़ेंगी, और फाइनली वो 28 सीटों पे ये अलायंस हो गया। राहुल गांधी कुछ कह नहीं पाए। राहुल गांधी की एक आदत है, वो हमेशा ये कहते हैं कि अलायंस के मामले में या कोई बड़ा फैसला लेना हो, कि भई आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से बात कर लीजिए, जो सबकी बिल्कुल सहमति ठीक है। होगी हम उस हिसाब से फैसला लेंगे। जनरली ये उनका स्टाइल है काम करने का, जो मैं अक्सर डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे आपने सवाल पूछा केरल का, तो अब वो ये कहेंगे कि विधायकों से पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं, उसके बाद हम अपना फैसला देख लेंगे। तो ये उनका एक कल्चर है, वो इस पे बिलीव करते हैं। लेकिन इस बार तमिलनाडु में जो प्री पोल अलायंस हुआ, इसमें उनकी नहीं चली। तो प्रदेश छोड़ के खड़गे साहब को और नहीं चिदम्बरम चली साहब, का मतलब क्या चाहते थे राहुल जी? राहुल जी चाहते थे कि अलायंस विजय के साथ हो, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चिदम्बरम साहब और खड़गे साहब को छोड़ दीजिए। इसके अलावा सारे सांसद, सारे विधायक,
सारे संगठन के लोग सब चाहते थे कि अलायंस टीवीके के साथ हो। लेकिन खड़गे साहब ने क्योंकि कोई बात कह दी और वो अपनी बात मनवाना चाहते थे सोनिया गांधी के ज़रिए, तो उनकी बात को मोड़ा नहीं गया क्योंकि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। उसका खामियाज़ा आपने ये भुगता कि कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 5 सीट आई। अगर आपका टीवीके ने विजय ने जो कांग्रेस पार्टी को ऑफर दिया था वो 70 सीट से ज़्यादा का ऑफर था। मंत्रालय में जगह थी, राज्यसभा की थी, निगम के चुनाव में मतलब हर जो जितनी भी हर चीज़ें लेवल पर हर लेवल पे अलायंस था। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रालय, बोर्ड कॉर्पोरेशन हर जगह अलायंस था। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट के कारण राहुल गांधी उस बात से पीछे हट गए और वो अलायंस हुआ और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पे सिमट के रह गई। अब कल रात को फिर इस बात को लेकर चर्चा हुई कि नहीं हमें डीएमके के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा फिर से खड़गे साहब और चिदम्बरम साहब ने कही बात। लेकिन राहुल गांधी ने फिर ये कहा कि नहीं, जो वहाँ के इंचार्ज हैं गिरीश, उनको कहा कि आप राज्य के नेताओं से बात करके मुझे रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। फिर राज्यों के नेताओं से उन्होंने कल बातचीत की और कल शाम होते-होते वो दिल्ली पहुँचे और उनकी रिपोर्ट ये थी कि चिदम्बरम साहब को छोड़ के पूरे तमिलनाडु कांग्रेस ये चाहती है कि अलायंस टीवीके से हो। और जो आज आज जो फाइनली जो प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें आप देखेंगे, उसमें हर स्तर पे समझौता हुआ है। यानी 2029 का चुनाव तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी और टीवीके मिलके लड़ेंगे, ये उसमें लिखा हुआ है। राज्यसभा का भी अलायंस हुआ है, नगर निगम का भी हुआ है, बोर्ड कॉर्पोरेशन का भी हुआ है, मंत्रालयों का भी। और मुझे ऐसा लगता है विजय जी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार में शामिल होगी। सरकार में शामिल होगी। हुँ। लेकिन सर ये मुझे समझाइए कि खरगे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। क्या ऐसी वजह रही? इसको डिकोड कीजिए ना। ये तो खबर है कि भाई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे वो मनिक्कम टैगोर साहब ने भी कह दिया कि मैं तो चाहता था और एक और प्रवीण साहब ने भी कह दिया। प्रवीण क्या ने, ऐसी ज्योतिमणि वजह ने, सारे सांसदों ने। ज्योतिमन में नहीं तो ऐसी क्या वजह रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का नुकसान चाहेंगे या अपनी पार्टी के जो स्थानीय टीम है उसके खिलाफ जाएंगे? कुछ लोग तो मैंने ये कहा कह ना रहे हैं आपको कि तमिलनाडु के जो अध्यक्ष हैं उनकी सारी चली है इसमें। विजय जी आपका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है राजनीति में, राजनीति को देखने का, कवर करने का। कुछ बातें कम कही जाती हैं, ज़्यादा समझी जाती हैं, आप ये भी जानते हैं। और जो तमिलनाडु के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो स्टालिन साहब के बड़े नज़दीकी हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ? बाकी आप समझदार हैं। वो कहते हैं ना कि चिट्ठी को तार समझना। चिदम्बरम साहब तो तमिलनाडु की राजनीति को जानते चिदम्बरम हैं। चिदम्बरम साहब के बड़े नज़दीकी रिलेशन रहे हैं पिछले इन सालों की राजनीति में डीएमके परिवार के साथ में और ऐसा कहते हैं कि डीएमके के बगैर वो जीत भी नहीं सकते हैं लोकसभा चुनाव या उनके बेटे। तो उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि खड़गे साहब इस टीवीके की लहर को भाप ना पाए हों, उन तक वो रिपोर्ट ना पहुँची हो कि नहीं इस तरीके का लोग प्यार देने वाले हैं विजय को या उनकी उनकी पार्टी को। तो कई बार राजनीति में भूल भी हो जाती है, तो हो सकता है कि ठीक है, उनसे भूल हो गई हो। ये बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे रहे हैं, लेकिन हुँ, एक परसेप्शन जो होता है सर कांग्रेस पार्टी को लेकर, आप समझाइए मुझे कि राहुल गांधी ही असली नेता है पार्टी के और हुँ। वो जो मान लें या तय कर लें, वैसे भी वो कई बार जिद भी कर लेते हैं, लेकिन वो बड़े नेता हैं पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब। मैं उसको उस तरह से नहीं देखता कि खड़गे साहब ही होंगे। पार्टी के अलग-अलग लीडरशिप अलग होती है, अध्यक्ष अलग होता है। तो ये मानना थोड़ा-सा अजीब लगता है कि राहुल गांधी की बात ना चले, या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ऐसे ही काम करते हैं? नहीं देखिए, जैसे क्या होता है ना कि जैसे हाई कमांड कल्चर है या राहुल गांधी कम से कम एक चीज़ को अलाउ करते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति अपनी बात उन्हें कह सकता है। वो आपकी बात सुनने में डेमोक्रेटिक हैं पार्टी में भी वो काफ़ी लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं और उस चीज़ के मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे भी हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि खड़गे साहब भी इस बात को जानते थे कि कैसे इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराना है। आप सोचिए कि जो डीएमके ने कहा कि 28 सीट, उसके ऊपर एक भी सीट नहीं बढ़ी, एक भी बोर्ड सीट नहीं हुई। कॉर्पोरेशन की बात नहीं हुई, मंत्रालय की बात नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अभी साल 2 साल बाद जो राज्यसभा आएगी, वो आपको हम दे देंगे। ठीक है? तो एक राज्यसभा और 28 सीट पे बात हो गई थी। लेकिन उसके अलावा कोई बार्गेन ही नहीं हुआ। बार्गेनिंग नहीं हुई, जबकि हाँ, तो ये जो ज़ीरो बार्गेन पॉलिसी थी, ये समझ नहीं आती। इसके इसके पीछे फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिनके जवाब अगर मैं दूँगा, तो वो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ठीक है? और वो पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा है, बड़ी भारी भरकम और राहुल गांधी को भी इस बात का पता है। इसीलिए इस बार ये फैसला किया गया कि हाँ,
हम फैसला कराएंगे तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, वहाँ के नेताओं से, लेकिन जो उनकी जन भावना कहती है हम वही फैसला लेंगे। और वो जो वही जन भावना प्री पोल अलायंस के बारे में भी बोल रही थी, और आज वो लोग ये कह रहे हैं कि इस टीवीके की आंधी में कांग्रेस पार्टी भी बह जाती, उसको भी कम से कम 40-50 सीट आती, 40-50 और सीट आ एक जाए। एक नया अलायंस मिलता। आप देखिए कि इस दौर में विजय जी, जहाँ रीजनल पार्टीज हर रोज हर चुनाव में मर रही हैं, खत्म हो रही है। तमिलनाडु ने एक नई पार्टी पैदा कर दी, एक हाँ। 51 साल के युवा अभिनेता के साथ में, ठीक है। तो और मुझे उसमें एक लगता है बड़ा कि फायदा ये था कि वो एंटी बीजेपी थॉट प्रोसेस वाला आदमी है, तो कांग्रेस के लिए थोड़ा आसान काम था उस आप पार्टी के साथ देखिए, जाना। जब जब कल रात को वेणुगोपाल ने स्टेटमेंट दिया बाहर आके कि टीवीके ने हमसे समर्थन मांगा है, तो उन्होंने कहा कि वो कामराज की विचारधारा के व्यक्ति हैं, के कामराज, वो पेरियर की विचारधारा के हैं, पेरियार। उसमें लिख उस पेरियार। उसमें, ठीक है ना? तो वो चीज़ जब आती है तो एक सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा करने की बात हुई। तो मुझे लगता है कि भविष्य के लिहाज से भी और 2029 के लिहाज से भी ये अलायंस कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी सफल है और रहेगा, ऐसा फिलहाल प्रतीत होता है, क्योंकि डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसी रिपोर्ट तमिलनाडु के तमाम सांसदों ने दी थी और उन्होंने कहा था जी। कि हम नहीं जीत पाएँगे। उनके खिलाफ बड़ी भारी जो लोगों में नाराज़गी है, आप इसको ठीक कर लीजिए। राहुल गांधी सहमत थे, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, खड़गे साहब के आगे वो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि वो, मैं जानता हूँ कि वो उनका बड़ा सम्मान करते हैं, और ये नहीं होता, मतलब ये हो नहीं पाता कांग्रेस में कि कोई अपने फैसले थोप दे। चाहे वो वेणुगोपाल हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो खड़गे साहब हों, उसमें एक प्रॉपर डिस्कशन हो जाता है और उसके बाद जो ज़्यादा लोग जिस तरफ होते हैं, वो फैसला हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको, क्योंकि हाई कमांड कल्चर है और गांधी परिवार को सब कुछ माना जाता है, तो फिर वो कहीं खड़गे साहब को, क्योंकि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उनकी बात को भी तवज्जो दी गई, उसमें नुकसान हो गया। सर, आप जो बात करें वो ऐसे ठीक लग रही है टेक्निकली, लेकिन हजम हुँ। कम हो रही है मुझे। आप ना उसको बताइए आप। आप कुछ वैसा सवाल पूछिए, फिर मैं नहीं, आपको मैं वैसा जवाब समझ दे नहीं आ दूँगा। रहा मुझे कि भाई क्यों राहुल गांधी मान जाए और क्यों खरगे साहब इतना जिद करें। क्योंकि मैं किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक उदाहरण मैं आपको दूसरा देता हूँ अपोजिट। हुँ, उड़ीसा का उदाहरण बताता हूँ आपको। जब पिछले दिनों उड़ीसा के चुनाव हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवीन पटनायक के साथ मिले, उनके पिताजी के कार्यक्रम में गए और प्रधानमंत्री ने अश्योर किया, मतलब अश्योर नहीं, एक तरह से कही कि सहमति दी कि नवीन पटनायक के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हुँ, ठीक है, ये मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री यहाँ आए और उन्होंने अमित शाह जी को और पार्टी को ये बताया कि भाई ये ऐसी बात हुई है, तो अमित शाह जी ने पार्टी की राय बताई कि नहीं, हमें उनके साथ नहीं जाना है, हम अकेले चुनाव लड़कर फायदा उठाएंगे। और प्रधानमंत्री ने एक तरह से बैकआउट ना भी कहें, प्रधानमंत्री ने उस बात को मान लिया। तो पार्टी हित से बड़ी कोई बात मुझे नहीं समझ में आती। मुझे लगता है किसी को भी इस बात का आभास नहीं था कि टीवीके की इतनी बड़ी लहर तमिलनाडु में चल रही है। चाहे राहुल गांधी हों, चाहे वो खड़गे साहब हों, और चाहे वो तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्य हों या सांसद हों तमिलनाडु कांग्रेस के, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। उन सबको ये तो था कि हाँ, कि नाराज़गी है लोगों में डीएमके के खिलाफ में, लेकिन विजय को इतना समर्थन मिल जाएगा एक 2 साल पुरानी पार्टी को और एक नई पार्टी को, ये किसी को भी आभास नहीं था। शायद खड़गे साहब को भी ऐसा आभास नहीं रहा होगा, और राहुल गांधी को भी लगा होगा कि ठीक है, अभी देखिए राहुल गांधी ज़्यादा ज़्यादा उनका जो फ़ोकस है फिलहाल, जिस हिसाब से देश में रीजनल पार्टीज़ का शिफ्ट चल रहा है, वो 2029 के इलेक्शंस पर है। तो उनके पास ये विकल्प खुला था कि हाँ, ठीक है, हम इसके बाद भी जी, समझौता कर सकते हैं, जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि डीएमके भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा पुराना एलाय है और डीएमके फैमिली के बड़े अच्छे रिश्ते हैं गांधी परिवार के साथ में। और आप देखिए, आपको याद है यूपीए 1, यूपीए 2, वो अलग बात है कि डीएमके के जो करप्शन चार्जेस थे वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आए और वो आज सर, तक उससे उभर नहीं पाई है। मनमोहन सिंह सरकार वो गिरी थी आज तो तक नहीं उसमें उभर पाई मोटे उससे। तौर, देखिए, मनमोहन सिंह कानूनी सरकार रूप से गिरी थी। उसके परसेप्शन, देखिए कानूनी रूप से उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई वो इतनी हारी, ऐसी हारी थी आपने कि आज तक जी, आप उससे उभर नहीं पाए हो। वही मैं कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह हाँ। सरकार गिरी डीएमके के वो जो करप्शन के चार्जेस थे, उस जी। परसेप्शन से, उस नैरेटिव से। मैं उस पर जा नहीं रहा कि वो हुँ, कानूनी हुँ। तौर पे क्या हुआ। और दूसरा एक कंट्रास्ट मुझे याद आता है, जब सीताराम केसरी थे और देवगौड़ा की सरकार गिराई थी आपने डीएमके के नाम पर, कि जैन हुँ, कमीशन की रिपोर्ट में डीएमके का नाम लेकर, तो रिलेशनशिप वो है। खैर,
इस पर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे नहीं है आप, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राहुल जी 2029 को ध्यान में रखते हुए रीजनल पार्टीज के हिसाब से फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि राहुल जी ने जो ममता जी के खिलाफ एक तरह का स्टेटमेंट दिया और जिसको बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया, जिसका मतलब था कि ममता जी की वजह से बीजेपी आ रही है। तो अब ये कैसा ये बताइए मुझे, हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। जी अब आप चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव पे, ठीक है। जी केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने लड़े, बंगाल में वो इकट्ठे थे। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे थे, पंजाब में वो इकट्ठे थे बॉर्डर क्रॉस करते ही, ठीक है। ये कैसा बैलेंस था? देखिए एक बात समझिए आप, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की कोस्ट पे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी आई है, जी इसी तरीके से क्या राहुल गांधी को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपनी पार्टी के भले के बारे में सोचे? नंबर 1। नंबर 2, ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस में होने का कोई भी धर्म नहीं निभाया। पहला धर्म था कि 2024 के चुनाव में आप अपने कोटे में से, वेस्ट बंगाल में से आपने किसको कितनी सीट दी? इसको आपने कितनी किसी सीट को एक भी सीट नहीं दी आपने, पहली बात। दूसरी बात, जब राहुल गांधी महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट चोरी की बात कर रहे थे, तो ममता बनर्जी ने उसके ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया कोई नहीं दी। सपोर्ट नहीं उन्होंने किया, कहा कि कोई ठीक, समर्थन नहीं कोई दिया। सपोर्ट नहीं किया। तीसरी बात पे आता हूँ, जब इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दे पे, गौतम अडानी के मुद्दे पे तब संसद में ममता जी प्रोटेस्ट साथ नहीं करते थे। थे, कभी टीएमसी साथ नहीं आई, ठीक है। तो अब वोट चोरी पे आप साथ नहीं हो, अडानी के मुद्दे पे आप साथ नहीं हो, सीट आप देना नहीं चाहते, और नीतीश कुमार को वो इंडिया इंडिया अलायंस ब्लॉक का से जी संयोजक बनने से बनाने किसने रोका? ममता ने रोका, ममता ने ठीक रोका। है। तो आपने उनको भी भगा दिया, राहुल गांधी तब भी चुप रहे। तो जी क्या सारे जो जिम्मेदारियां हैं वो कांग्रेस पार्टी की हैं, राहुल गांधी की हैं, नीतीश कुमार की हैं, लालू की हैं, अखिलेश की हैं, शरद पवार की हैं, ममता की कुछ नहीं है? अब जब ममता के खुद के ऊपर आई है, तो अब वो कह रही है कि नहीं वो इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगी। अरे भाई अब तो आपके पास चारा ही नहीं बचा ना। आप देखिए इसमें मैं नहीं आपको 3 नाम बताता हूँ। अब 3 नामों की बात बताता हूँ। देखिए 3 कंटेंडर थे इंडिया अलायंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर के। नीतीश कुमार, जिन्होंने चुनाव से पहले उसको छोड़ के एनडीए का हिस्सा हो गए, और आज वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है उनको, और वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो चले गए हैं टूवर्ड्स रिटायरमेंट। दूसरी थी ममता बनर्जी, जब राहुल गांधी हारते तो आवाज उठती थी कि भाई ममता बनर्जी इंडिया ममता अलायंस को बनर्जी लीड करें। ठीक है जी, करें। अब वो भी चुनाव हार गई हैं, अपना भी हार गई हैं और स्टेट भी हार गई हैं, जहां आपका सिर्फ एक ही जगह स्टेक था। और तीसरे थे अरविंद केजरीवाल, वो भी चुनाव हार गए हैं, चुनाव। ठीक है। राहुल गांधी ने कल जो ये कहा कि आप ममता का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, और ये वोट चोरी हुई है, वो उन्होंने इसलिए नहीं कहा है, ये राहुल गांधी की अपनी राजनीति है। उन्होंने इसलिए कहा है कि अब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को सीट देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगी ना, तो जो उनका वोट बैंक है वो भाग जाएगा, वो कांग्रेस पार्टी के पास आ जाएगा। और यही बात अमित शाह ने कही थी जब वो कलकत्ता में पत्रकारों को डिब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी कुछ गलत नहीं कर रही है, कुछ समय बाद इस प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। तो राहुल गांधी क्या अपनी पार्टी खत्म करते रहें और बाकी पार्टियों को जिंदा रखते रहें ताकि बीजेपी हारती रहे? नहीं नहीं, ये मैं ये बात ही नहीं कर रहा, नहीं नहीं मैं नहीं, बात। मैं हाँ आपके ऊपर ये आप नहीं लगा रहा हूँ। जी दिल्ली में भी ये बात हुई थी, जब दिल्ली कांग्रेस पार्टी, दिल्ली में जी ये उसने चुनाव लड़ा अच्छे से और बीजेपी जीत गई, आम आदमी पार्टी हार गई। भाई जी कायदे से तो टीएमसी किस कोस पे बनी है? कांग्रेस की कांग्रेस की कोस पे। आम जी आदमी पार्टी किस कोस पे बनी है? कांग्रेस की कोस पे। तो जितनी क्षेत्रीय पार्टी आज इस देश में मौजूद हैं, वो वो सब सब कांग्रेस कांग्रेस की की बस। कोस पे बनी है, ठीक है। तो अगर राहुल गांधी अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए काम कर रहे हैं या उसको रिवाइव करने के लिए, अपनी पार्टी का वोट बैंक वापस लाने के लिए, तो किसमें क्या बुराई है? नहीं नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है, मैं इसमें सवाल, मैं तो हम्म, दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपसे कि ये काम जो आपने कहा कि 2029 में टीएम जो रीजनल पार्टी है उनके साथ चलेंगे, अब आपने टीएमसी का कर दिया कि भाई हो सकता है वो साथ आ जाए, क्योंकि अब हार ही गए चुनाव, तो वहां पर बंगाल में भी आपको तो ध्यान होगा कि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस को सीट नहीं दी, वो तो ठीक है, लेकिन अधीर रंजन को हराने में जो ममता जी ने काम किया वो सबको पता है। वैसे कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया था उनका, लेकिन अब चुनाव होंगे पंजाब में, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस है, मतलब अभी की तारीख में तो यह है, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो वो एक रीजनल पार्टी है जो आपके साथ नहीं खड़ी होगी, ठीक है। टीएमसी के साथ आपका ये रिश्ता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तो क्या अखिलेश यादव आपको सम्मानजनक तरीके से साथ रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्या वो बात याद रखेंगे कमलनाथ जी की अखिलेश वखिलेश वाली? क्या वो बात याद रखेंगे जो हरियाणा में आपने किया? तो उनके साथ कैसे चलेंगे? मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर एक भरोसे वाले गठबंधन पर खड़ी हो सकती हैं और राहुल गांधी भलमनसाहत की बजाय एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए विजय जी, जो जहाँ तक विधानसभा चुनाव का सवाल है, उसमें जब इंडिया अलायंस बनाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि विधानसभा चुनाव हर पार्टी अपने-अपने सहूलियत के हिसाब से लड़ेगी, अपने-अपने वोट बैंक के हिसाब से लड़ेगी, ठीक है? अब क्योंकि डीएमके, आरजेडी ये यूपीए की पुरानी पार्टीज़ हैं, पुराने इनके संबंध रहे हैं आपस में, तो उस बात का इन्होंने पूरा ख्याल रखा। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी ने भी ट्रीट किया बिहार के विधानसभा बिहार चुनाव के में, चुनाव उससे भी राहुल गांधी बहुत आहत हुए थे। और अब उन्होंने ये कहा, अब जब वो काशीराम की बात कर रहे हैं, अब जब वो बौद्ध की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि जब मैं अखिलेश के साथ टेबल पे बैठूँगा बातचीत करने के लिए या हमारे लोग बैठेंगे, तो आपके पास ये कहने के लिए होगा, देखिए हमारे पास ये है। और अखिलेश भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिज़ल्ट उत्तर प्रदेश में आया है, उसमें जो मेजर चंक था, कांग्रेस का। वो कांग्रेस पार्टी के इश्यूज थे, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। कि देखिए दलित दलित कभी समाजवादी पार्टी को वोट दे सकता है मायावती को छोड़ के? नहीं। नहीं दिया। आप देखिए संविधान के मुद्दे ने रीजनल पार्टीज को फायदा कराया, इसीलिए बीजेपी 240 पे आई और वो इशू राहुल गांधी का था। तो विधानसभा चुनाव कैसे लड़े जाएंगे आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में या अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश में, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब बीजेपी के सामने एक गठबंधन तैयार करने की बात होगी, तो तब इन सब को इकट्ठा होना होगा और ये इन सब की राजनीतिक मजबूरी है। और ये इसी क्यों बात नहीं की मैं जी। हुँ। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, आप आप बोलिए, आप बोलिए। जी, पूछिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये इसीलिए सबको जी। जी, जी, आप बताइए। इसीलिए इसीलिए राहुल गांधी कल ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसियों को भी कहना चाहता हूं, आप लोग भी उनके हारने का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिर में 29 का चुनाव जब नजदीक आएगा, फिर से यस। मामला फिर से इन सब को मेरी लीडरशिप में, मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन सबको मुझे नेता मानना पड़ेगा। लेकिन सर इसके पीछे की ये जो स्ट्रैटेजी है। अभी तो 99 पर आ गई कांग्रेस, सबसे मजबूत पार्टी है विपक्ष की, ठीक है। और जो सब लोग मानते हैं कि भाई वो एक पैन इंडिया पार्टी है, तो यदि कोई अपोजिशन का बड़ा ग्लू हो सकता है, जो धुरी हो सकती है, वो कांग्रेस होती है। लेकिन जब भी मौका आता है तो वो रीजनल पार्टी, जिस दिन नीतीश कुमार और ममता बनर्जी और राहुल गांधी वाला जो विवाद हुआ इंडिया ब्लॉक को लेकर, उस दिन भी पता था कि राहुल गांधी या कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। तो जब भी मौका आता है और आप कहें कि राहुल जी चुप रह गए, तो जिस दिन लड़ना है, जैसे अमित शाह जी का उदाहरण मैं देता हूं आपको, कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ दोस्ती, इतनी बड़ी दोस्ती तो कांग्रेस की किसी पार्टी के साथ नहीं रही है 30 साल पुरानी। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो उद्धव ठाकरे जिस तरह से बिहेव किया, तो उन्होंने तोड़ दिया और जो करना था वो कर लिया। इसकी मैं नैतिकता अनैतिकता पर नहीं जा रहा हूं, और वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही। तो ऐसा फैसला करने की हिम्मत क्या हम राहुल गांधी जी में देखते हैं, या फर्क है क्यों नहीं विजय जी। करते? विजय जी फर्क है, देखिए उनकी केंद्र में सरकार है, 15 राज्यों से ज्यादा उनकी राज्यों में सरकारें हैं और कांग्रेस 22 पार्टी राज्यों अपने, में हो गई एनडीए सरकारें। हाँ 22, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा था। हाँ। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, खास तौर पर राहुल गांधी की जो राजनीति है वो एक खराब दौर से गुजर रही थी 2024 तक, क्योंकि 2014 में आपकी 44 सीट आती हैं, उसके बाद फिर आपकी 52। 52 सीटें आती हैं और तब आखिर में आते-आते आपकी थर्ड टर्म में 99 सीट्स आती हैं, ठीक है? तो उस दौर से बाहर निकलते-निकलते इनको काफ़ी समय लग गया और जिस जिस तरह की राजनीति सोनिया गांधी ने करी है, उनके जो नज़दीकी लोग थे, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र में आप देखेंगे, राजनीति सोनिया गांधी के नज़दीकी लोगों ने करी है। उन उन लोगों ने, आपने देखा था कि वो लोग छत्रप हो गए थे और उन लोगों ने राहुल गांधी की राजनीति को खुले हाथों से एक्सेप्ट नहीं किया।
तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन पिछले 12-13 सालों में, जो कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है, और जो सोनिया गांधी की कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होगी राहुल गांधी की कांग्रेस में। अब जब मैं झांक के देखता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, तो वो सब राहुल गांधी के हैं अब। लेकिन अभी भी राज्यों में आप देखेंगे, इधर हुड्डा साहब एक्टिव हैं, इधर गहलोत साहब एक्टिव हैं, गलत ठीक है, साहब है। अभी भी राज्यों में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए फिलहाल, और दूसरा जो काम करने का तरीका प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का है, वो इधर नहीं है वैसा तरीका। वहां वहां आपको या तो आप हैं या आप नहीं हैं। यहाँ राहुल गांधी का विरोध करने के बाद भी आप कांग्रेस पार्टी में रह सकते हो, गांधी को गाली दे के भी आप रह सकते हो, खड़गे साहब को कुछ कह के भी आप कांग्रेस पार्टी में रह सकते हो। तो ये दोनों पार्टियों का एक मूल डिफरेंस है। राहुल गांधी, मैं मानता हूं कि उनके हिस्से में इन पिछले 12 सालों में बहुत सारी हार आई हैं, लेकिन वो हार भाजपा से ज्यादा उन्हें कांग्रेस के भीतर से मिली हैं। वो समझ नहीं पाए, वो एक बात समझ नहीं पाए, बस मैं आपको बस एक लाइन में समअप कर देता हूं। वो ये समझ नहीं पाए कि जिस तरीके से मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस जिस को जहां जहां बैठाना था या ठिकाने लगाना था लगा दिया। राहुल गांधी ने सत्ता हासिल किए बगैर लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की, ठिकाने लगाने की कोशिश की, वो उनसे एक राजनीतिक भूल हुई, और वो भी तब जब आप कमजोर थे। तो ये दोनों में स्ट्रैटेजी का फर्क है। अच्छा जी सर, जब आपको लोगों को ठिकाने लगाना होता है, पहले आपको पावर चाहिए होती है, खुद पहले आप खुद को सब पावरफुल होना, उन सबका इस्तेमाल करना चाहिए था जो उनकी माँ की कांग्रेस के लोग थे, जो क्षत्रप थे, जो संसाधनों से तृप्त बैठे हुए थे, जो 5 साल 10 साल 15 साल के चीफ मिनिस्टर थे। आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया, और आपने उनको खुद पावर हासिल किए बगैर पावरफुल लोगों को जब ठिकाने लगाने की सोची, तो उसमें आपका नुकसान हो गया। ये फर्क है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी में। सर 2027 में जो चुनाव हो रहे हैं 7 राज्यों के विधानसभा के, वो ज्यादातर कांग्रेस के लिए संभावित क्षेत्र भी है, और वहां पर ही कांग्रेस की बीजेपी की लड़ाई भी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, गोवा हो, पंजाब हो, ये सभी राज्य है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं समझना चाहता हूँ कि जो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कि असम को लीजिए। असम के लिए जब चुनाव शुरू हुआ था या उससे पहले लग रहा था कि कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ वहां पर खड़ी हो सकती है और चुनाव जीत भी सकती है, लेकिन आते आते तो वो ऐसी जगह पहुंच गई कि लगा कांग्रेस चुनाव में है ही नहीं। वो आपको लगा, मुझे कभी नहीं लगा, वो डे वन से नहीं लगा। अच्छा, डे वन से नहीं लगा, लोगों डे को वन ऐसा से माहौल इसमें था। और अभी नहीं, तो उसमें कारण है विजय जी, वहां पे ना असम में कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं बची है, लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। जो थोड़ी बहुत लीडरशिप थी उसको हेमंता ने भाजपा में शिफ्ट कर दिया है, खत्म कर पहली दिया। हाँ, बात। दूसरी बात, जो वहाँ जो परिसीमन उन्होंने किया है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन किया परिसीमन के जरिए, उसका कोई ऑल्टरनेट आज कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। तीसरा, हिमंता बिस्वा शर्मा के संसाधनों के आगे कांग्रेस पार्टी वहां बहुत कमजोर है, तो ये कभी भी एहसास नहीं हुआ। और दूसरा, एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चुनाव के बीच में वहां के इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जितेंद्र सिंह और वहां के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई एक हफ्ते तक आपस में बातचीत नहीं करते हैं, विचार विमर्श नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। तो वो चुनाव आप कैसे जीत जाओगे? नहीं जीत सकते। लेकिन तो वहां तो मुझे प्रियंका जी मुझे उसको लीड कभी कर रही थी। मुझे कभी एक दिन भी इस बात की फीलिंग नहीं आई चुनाव से 2 महीने पहले से लेकर आज तक कि कांग्रेस पार्टी असम जीत सकती है क्या। नहीं, सवाल लेकिन ही नहीं था। प्रियंका जी वहां लीड कर रही थी उस चुनाव को। और एक तो प्रियंका मुझे ये गांधी भी को नहीं समझाइए विजय कि जी, वो लीड प्रियंका, नहीं कर रही थी। नहीं विजय जी, वो लीड नहीं कर रही थी। उनको, प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था ताकि टिकटें ठीक से बट सके। उनका काम इतना ही था कि कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करना और अच्छे से ही बताना कि हाँ, ये कैंडिडेट इस सीट के लिए बेहतर है। उसके बाद उनका कोई रोल वहां नहीं बचा था। और जिस तरीके से सर डीके वो शिव इसी कुमार, इसी लेवल की लीडर है क्या कांग्रेस में प्रियंका गांधी? वो कोई नहीं चैनल वो की एक सब अलग, एडिटर है क्या कि एक उसके लिए एडिशन निकाल दिया? उसके लिए नहीं नहीं, उसके लिए हमें अलग से शो करना पड़ेगा फिर। जो आप कहे सवाल है, ये पूरा, इस पे पूरा शो हो जाएगा। हाँ, तो इस पे भी शो इस करेंगे किसी दिन। इस ये बहुत सवाल को, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हाँ सवाल है कि मुझे आप पता कहेंगे है। नहीं उनके पास स्क्रीनिंग कमेटी का था, नहीं नहीं लाइए नहीं मैंने नहीं अपना बैग उठाया और फाइनली चले गए। नहीं 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 नहीं, इसके लिए पूरा शो करना पड़ेगा। और उसका एक जवाब दे देता हूँ आपको कि कंपनी के सीईओ को ब्रांच हेड नहीं बनना चाहिए, हाँ। ठीक है। और जिसने बनाया फिर वो छोड़ दो, फिर लंबी बहस हो जाएगी, ठीक मैं है। उस पर जाना नहीं चाहता।
और इस ये चलिए, बहस तो एक कितनी सवाल दूर और चली जाए। आखिरी सवाल करते हैं, आपको भी टाइम है, व्यस्त है। सर अभी फिर एक वो सवाल, आने वाले हैं कैमरा वाले दूसरे। हाँ, तो इसी एक सवाल, आखिरी सवाल कि केरल को हम्म लेकर फिर से आता हूँ कि कुछ मित्रों ने मुझे सुबह-सुबह कहा कि राहुल जी जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, जो उनके कॉन्फिडेंट हैं, अक्सर वो लोग सरकार में, सत्ता में नहीं आ पाते। कुछ लोगों ने सचिन हम्म, पायलट का उदाहरण दिया, कुछ लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण दिया, कुछ लोगों ने जो अपने क्या थे सिंहदेव साहब उधर छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, और इसलिए वो कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल के चांसेस कम हैं, क्योंकि राहुल उस तरह से परसिस्ट नहीं करते या अड़ते नहीं है कि भाई नहीं होना ही चाहिए। ये यदि केसी वेणुगोपाल बनेंगे मुख्यमंत्री तो केसी वेणुगोपाल की वजह से बनेंगे या राहुल गांधी की वजह से बनेंगे? इसको मैंने ही एक्सप्लेन किया था कई जगहों पे, ये जो कहानी जो आपको आपके पास तक पहुंची है, इस जी, कहानी के में किरदार जो है वो ये है जी, कि राहुल गांधी कभी अपने किसी नज़दीकी व्यक्तियों को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश नहीं करते। और जो आपके 2 उदाहरण दिए आपने सिंधिया साहब का और सचिन पायलट का। जी, लेकिन आप इन दोनों को केसी वेणुगोपाल से कंपेयर नहीं कर सकते। केसी जी, वेणुगोपाल ने पिछले 7 सालों में राहुल गांधी को और उनके काम करने के तरीके को समझ लिया है कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे वो सोचते हैं, उसको उन्होंने पूरा डिकोड कर लिया है। इसीलिए उन्होंने एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनाई, चुनाव से ठीक पहले, और लगभग 40-45 कैंडिडेट्स को उन्होंने अपनी तरफ लाने की कोशिश की राइट, है। वो कल समझ में आएगा जब कल सुबह विधायक दल की बैठक होगी, और वो कैसे लाने की कोशिश की है उसकी चर्चा हम कैमरे पे नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी तो बाकी मतलब आप समझ आपके हिसाब से बाकी आप समझ नहीं, नहीं अभी बात पूरी नहीं हुई। जी। बाकी आप समझदार हैं। फिर जो 2 ऑब्जर्वर भेजे हैं, हाँ, दिल्ली की पूरी कायनात चाहती है कि वेणुगोपाल जी मुख्यमंत्री बन जाएँ, और केरल में कोई नहीं चाहता कि वेणुगोपाल जी केरल आ जाएँ, ठीक है? तो उन्होंने उस सारी स्ट्रैटेजी को डिकोड कर लिया है वेणुगोपाल जी ने, और उसी हिसाब से वो पूरा खेल खेल रहे हैं। हाँ, देखिए वेणुगोपाल ने संगठन महासचिव रहते हुए एक वकील के रूप में बहुत सारे नेताओं के केस लड़े राहुल गांधी की कोर्ट में। लेकिन जब आज उनका केस लड़ने की बारी, उनके पास कोई वकील नहीं है। तो वो इस बात को जानते थे कि मेरे पास वकील नहीं है, तो उन्होंने अपने केस को इस तरीके से पेश किया है, जैसे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट पहुँच गए थे। ठीक है? तो अब होगा ये कि कल जो वहाँ पे, वो हालाँकि वो क्लेम ये कर रहे हैं कि 63 में से 52 एमएलएज़ उनके साथ, उनका नाम लेंगे, उनके समर्थन में है। चलो ये रिपोर्ट तो कल आ जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि उन्होंने बड़ा अच्छा सुलझा हुआ गेम एक गेम खेल प्लान खेला किया। है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी वेणुगोपाल से कि वो इतना अच्छा खेल खेल सकते हैं। चलिए, ये तो ठीक है। चलते-चलते एक बात और बता दीजिए, आपके मित्र भी हैं, केरल से भी जुड़े हुए हैं, कि शशि थरूर साहब ने आज फिर से प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी की तारीफ कर दी। नहीं, मेरे मित्र नहीं है वो पहले तो आप उसको ठीक कर लीजिए। अरे आप और वो दो वलीद पढ़े-लिखे लोग हैं ना, तो मैंने सोचा पढ़े-लिखे सर सर स्मार्ट हम लोग जो है गाँव के, एक साथ होते हैं। नहीं, नहीं सर, विजय जी हम लोग गाँव के लोग हैं, वेलगिट क्लास अमेरिका से आए हुए हैं। वो हम लोगों को कहते हैं कैटल क्लास है। तो हम लोग तो कैटल क्लास है सर। तो दू उसका देखिए, उसको अगर हम जोड़ के देखें केरल के मुख्यमंत्री पद से, तो उनका नाम उसमें कहीं शामिल नहीं है। अच्छा। बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ? चलिए सर, थैंक यू वेरी मच कि इस सर, बिजी शेड्यूल में भी आपने वक्त निकाला और कांग्रेस के बारे में और राजनीति जो हिंदुस्तान के एक दूसरा पक्ष है उसके बारे में आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी दिन शो करेंगे हम कि कांग्रेस की लीडरशिप पर कि पक्का सीईओ सर। को ब्रांच हेड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए और किसने बनाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।